हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्चम अगेन। आई होप आप लोगों ने पहला लेक्चर बहुत इन्जॉय किया होगा, जहाँ पे मैंने आपको पोर्चुगल सेटलमेंट इन इंडिया के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हुए हैं वो आप लोगों को कवर कराए थे, और एसएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट वहाँ पे प्रोवाइड किया था, जिससे आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो डच एंड डेनिश सेटलमेंट इन इंडिया। उन्होंने कौन सी फैक्ट्रीज बनाई, कैसे ये लोग भारत में आए, और फिर इसके किस तरीके से इनका फॉल हुआ, किस तरीके से इनके सेटलमेंट्स जो हैं वो उन्हें बेचने पड़े या छोड़कर जाना पड़ा, वो सारी कहानी को यहाँ पर हम समझेंगे। और काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलने वाला है, लेकिन हम पढ़ाई करने का नया तरीका ढूंढ चुके हैं, और यहाँ पर हमको केवल उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करना है जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहले हम वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को बेस मानते हुए हम बाकी पूरा सेशन कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, कोई कहानी कोई किस्से नहीं होंगे, केवल हम यहाँ पे वन लाइनर ही डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो आप लोगों से अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कॉपी पेन लेकर बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं यहाँ पर, तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको आप बाद में रीड आउट कर सकें। इसके अलावा आज की क्लास का जो पीडीएफ होगा वो भी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, सो आज का टॉपिक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। पहले हम डच सेटलमेंट देख लेते हैं इंडिया में, उसके बाद हम डेनिश सेटलमेंट को समझेंगे। तो डच कहाँ से आए थे, कौन थे ये लोग? तो बेसिकली हॉलैंड, जिसे हम नीदरलैंड कहते हैं, तो नीदरलैंड के जो निवासी थे, जो यूरोपियंस थे, जो भारत आए हुए थे, उन्हें हम डच कहते हैं। और जो डेनमार्क से आए हुए थे उन्हें हम डेनिश कहते हैं। तो डच कहाँ से थे? नीदरलैंड से थे। डेनिश कहाँ से थे? तो डेनमार्क से थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोप में आपको यहाँ पर नेदरलैंड देखने को मिलेगा, और यहाँ से ही ये ही पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए कैप ऑफ गुड होप से ये देखिए ये लोग डच लोग जो हैं वो आ रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया की तरफ आ रहे हैं ये लोग। और कहाँ जा रहे हैं? देखिए इंडोनेशिया जा रहे हैं। तो ये लोग इंडोनेशिया आए थे और भारत आए थे। इंडोनेशिया और भारत दो जगह ये लोग आए थे। भारत से बेसिकली ये लोग टेक्सटाइल बिजनेस करते थे, कॉटन की ट्रेडिंग करते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया सबसे पहले डच लोगों ने। तो कॉटन की ट्रेडिंग या टेक्सटाइल की ट्रेडिंग कहाँ से किया करते थे? तो भारत से बेसिकली ये लोग किया करते थे। और इंडोनेशिया को हम स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं। इंडोनेशिया को हम स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं, मसालों के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रीजन है आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे ये भूमध्य रेखा हमारी इक्वेटर के पास का रीजन है। और यहाँ पर कई सारी स्पेशल आपको जो है वो औषधि देखने को मिलेगी, जिसकी डिमांड थी कहाँ पर? यूरोप में। तो स्पाइस के ट्रेड के लिए डच लोग इंडोनेशिया आए थे, और कॉटन के लिए, कॉटन के अलावा मसालों के लिए भी भारत ये आए थे। तो डच लोगों ने जो अपना हेड ऑफिस बनाया था वो इंडोनेशिया को बेसिकली अपना ऑफिस बना के रखा हुआ था। तो पहले हम डच का सेटलमेंट देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगेन बात करते हैं प्रूफ के बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चन एसएससी में प्रीवियस ईयर में पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मैच द फॉलोइंग। ये एसएससी सीजीएल 2018 का प्रश्न है, चाहकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वो स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि स्क्रीनशॉट में फॉन्ट साइज बहुत छोटा होता है, और उसको जूम आउट करो तो वो एकदम फटा फटा सा गंदा सा दिखाई देता है, तो उसको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया है। मैच द फॉलोइंग कंपनीज विद देयर हेड ऑफिस, फर्स्ट हेड क्वार्टर से उन्हें कंपेयर करना है। तो पहला लिखा हुआ है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो हेड ऑफिस बेसिकली इन लोग ने इंडोनेशिया को बना रखा था, लेकिन अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में इनका हेड ऑफिस आपको पुलिकट में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? पुलिकट में। तो 1 का हो गया डी, 1 का कहाँ हो गया? डी। नेक्स्ट बात करते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो पहला हेड ऑफिस बनाया था भारत में, वो बनाया था सेरमपुर में। कहाँ पर? बंगाल में, सेरमपुर में। तो यहाँ पर दूसरे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम सभी को पता है इनका जो हेड ऑफिस था वो सूरत में था। कहाँ था? ऑप्शन बी, थर्ड का हो जाएगा बी। थर्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। और पोर्चुगल्स, तो पोर्चुगल्स के बारे में मैंने आपको बताया ही था इसके प्रीवियस लेक्चर में। इन्होंने कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाई थी, और बाद में अपनी कैपिटल जो है वो 1530 में गोवा ट्रांसफर कर ली थी। तो स्टार्टिंग में कहाँ था? कोचीन था।
तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सीजीएल में पूछा गया प्रश्न, देखिए कितना आसान है। अगर आप लोगों ने ये चारों कंपनीज के बारे में सुना है, पढ़ा है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो देखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि फॉर्मेशन के ईयर अलग हैं और भारत में आने का जो क्रम है या भारत में आने का जो इनका सीक्वेंस है वो अलग है। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी। कब बनी थी? 1602 में। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी। लेकिन ये लोग भारत कब आए? 1605 में आए, बाद में भारत आए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1602 में बनी थी। और जो वहाँ पे हॉलैंड की या फिर आप कह सकते हैं नीदरलैंड की जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ने इनको अप्रूवल दिया था कि जाओ भारत, जाओ बेटा, जाओ भारत, और भारत के अलावा जो ईस्टर्न कंट्रीज है वहां पर जाओ और जाके व्यापार करो। कितने सालों के लिए? 21 ईयर्स के लिए। तो 21 सालों की परमिशन यहाँ पर इनको मिल गई थी, इसलिए तो ये भारत आए थे। तो हॉलैंड पार्लियामेंट गेव इट राइट टू ट्रेड विद इंडिया। हॉलैंड के पार्लियामेंट ने इनको परमिशन दी कि जाओ बेटा जाओ, व्यापार करो भारत के साथ और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ फॉर द पीरियड ऑफ 21 ईयर्स। और ट्रेड करने के साथ साथ इनको कुछ और राइट्स भी दे दिए गए। कैसे राइट्स? जाके आप लड़ाई करना है तो लड़ाई करो, इंडियन टेरिटरी को कॉन्कर करना है, इंडियन टेरिटरी पे कब्जा करना है तो कब्जा करो, कोई संधि करने की जरूरत पड़े, ट्रीटी करने की जरूरत पड़े तो वो भी करो। तो ये सारी परमिशन डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी और भारत में आने के बाद जब फरमान लेने की बात आती, परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। जो भारत के उस समय के बड़े राजा होंगे, बड़े पावरफुल किंग होंगे, उनसे परमिशन तो लेनी पड़ेगी कि भाई हम अपनी फैक्ट्री को यहाँ पे सेटअप कर लें या ना कर लें। तो फरमान किससे लिया था? पहले इन्होंने जहांगीर से फरमान लिया था। तो जहांगीर ने इनको परमिशन दी थी कि जाओ बेटा अपनी फैक्ट्रीज को लगा लो। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर सेटअप की थी। तो इन लोगों की जो पहली फैक्ट्री इन्होंने सेटअप की थी वो की थी मसूलीपट्टनम में। कहां पर सेटअप की थी? पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई थी और उसके बाद 1610 में 1610 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री पुलिकट में भी लगाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मसूलीपट्टनम। अगला है गोवा, दमन एंड दीव वर द कॉलोनीज ऑफ। गोवा, दमन और दीव किसकी कॉलोनीज थी? कौन लोग यहाँ पे रहते थे? तो मैंने बताया था पोर्चुगीज यहाँ पे रहते थे, याद आया? पोर्चुगीज यहाँ पे रहते थे और 1530 में पोर्चुगल्स ने गोवा को अपनी कैपिटल भी तो बना लिया था। लेकिन ऑपरेशन विजय भी आपको याद होना चाहिए कि हमने ऑपरेशन विजय किया था 1961 में और गोवा को भारत का हिस्सा बनाया था। ठीक है, पहले से था, बनाना क्या था? पुर्तगाल के लोगों को भगाया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच मुगल रूलर ग्रांटेड द परमिशन टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्टार्ट अ फैक्ट्री इन सूरत। तो सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाने की परमिशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जहांगीर। किसने परमिशन दी थी? यहाँ पे जहांगीर ने परमिशन दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जाओ बेटा जाओ सूरत में फैक्ट्री लगा लो। ठीक है, इन्होंने बोला ओके हम जाते हैं, लेकिन आ गए पोर्चुगल्स और पोर्चुगल्स ने कहा ना बेटा ना, हम हैं यहाँ पर, आप अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकते। तो इसके बाद क्या हुआ था? मैंने आपको बैटल ऑफ स्वाली के बारे में बताया था। स्वाली का युद्ध हुआ था ब्रिटिशर्स और पोर्चुगल्स के बीच में। पोर्चुगल्स हार गए और ब्रिटिशर्स ने सूरत की पूरी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया और परमानेंट अपनी फैक्ट्री लगा ली थी सूरत में। किसने? ब्रिटिशर्स ने 1613 में। जब हम ब्रिटिशर्स के बारे में बात करेंगे तो और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बने हैं। अब बात कर लेते हैं टॉपिक पे। तो आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे कि एसएससी सीजीएल में पिछले कुछ सालों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं को आधार बनाते हुए बाकी पूरा हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो कंपनी बनी थी, अलग अलग यूरोपियन कंपनी का फॉर्मेशन अलग अलग समय पे हुआ। जैसे आप देखेंगे जो पोर्चुगल कंपनी थी वो 1980 में बनती है, 1980 बनती है। 1498 में पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1600 में। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनती है। फिर डेनिश बनती है 1660 में और फिर लास्ट में बनती है 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसीज कंपनी। तो ये इनके बनने का सीक्वेंस है। तो सबसे पहले पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, पोर्चुगल कंपनी बनी, उसके बाद आपने देखा कि ब्रिटेन की कंपनी बनी, पोर्चुगल बनी, फिर ब्रिटेन की कंपनी बनी, ब्रिटेन के बाद डच बने, डच के बाद डेनिश कंपनी बनी और डेनिश के बाद फ्रांसीसीज बने।
ठीक है ना, फ्रांसीसीज बने। लेकिन आने का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, बाकी सब ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस अलग है। पहले पोर्चुगल भारत आए, उसके बाद डच भारत आए, और डच के बाद फिर ब्रिटिशर्स, फिर डैनिश, और फिर फ्रांसीसीज भारत आते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे कौन से यूरोपियंस भारत आए थे? तो डच लोग सेकंड नंबर पे भारत आए थे। अगला प्रश्न बनता है जैसे कि पहला पोर्चुगल कौन था, पहला पुर्तगाल का व्यक्ति कौन था जो भारत आया था? तो हम सभी को रटा हुआ है, बचपन से ही रटा दिया गया है कि वास्को डिगामा आया था। तो वास्को डिगामा पहला पोर्चुगल था जो भारत आया था। वैसे ही पहला डच सिटीजन कौन था जो कि भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाउटमैन। कौन था? तो आप देखेंगे कॉर्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच पर्सन था जो कि 1596 में भारत आया था। इसने सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया की यात्रा की थी और भारत भी आया हुआ था। ठीक है, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए आप लोगों से भी बोलते हैं कि परचम के बारे में बताओ कि यहाँ पे अच्छा करंट अफेयर्स बताया जाता है, तो माउथ पब्लिसिटी होगी। तो वैसे उस समय भी माउथ पब्लिसिटी हुई थी कि वास्को डिगामा भारत आया और भारत से स्पाइसेस, स्पेशली ब्लैक पेपर जो काला मिर्च था, उसको ले गया और ले जाने के बाद उसे वहां पर बेचा, तो उसको 60 टाइम्स 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, है ना। तो इसके बाद दूसरे यूरोपियन कंपनीज, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज का भी इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि यार भारत जाना चाहिए, भारत से सामान लाते हैं, यूरोप के मार्केट में बेचते हैं तो काफी प्रॉफिट होता है। तो उसके बाद हाउटमैन भी पहला डच पर्सन था जो भारत आता है विजिट में, और भारत आके देखता है कि यार हाँ बात सही है, यहाँ पर तो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, मसाले बहुत ज़्यादा हैं, और अपना हॉलैंड में जाके वहाँ के राजा को बताता है कि मैंने भारत में ऐसा ऐसा देखा। उसके बाद वहाँ पर डच पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, हॉलैंड की पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि हमें एक कंपनी बनानी चाहिए जिसका नाम होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में इस कंपनी को पार्लियामेंट की परमिशन के साथ बनाया गया और इस कंपनी को 21 ईयर्स की परमिशन दी गई कि आप भारत और ईस्टर्न कंट्रीज में जाके ट्रेड करो, व्यापार करो, और एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी। ठीक है, इन्होंने अपना पहला परमानेंट ट्रेड बेस कहाँ पे बनाया था? इंडोनेशिया में इन्होंने पहला अपना परमानेंट ट्रेड बेस बनाया था, और अपना अधिकतर व्यापार इन्होंने इंडोनेशिया में ही किया था। इनका कंसंट्रेशन जो था वो इंडोनेशिया में था, स्पाइस आइलैंड में ही था। अगर हम भारत में बात करते तो भारत में इन्होंने अपना पहला सेंटर मसूलीपट्टनम में बनाया था। कहाँ पे बनाया था? मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला सेटलमेंट किया था, पहली फैक्ट्री बनाई थी 1605 में। ठीक है, 1605 में इन्होंने पहला सेटलमेंट किया था डच लोगों ने भारत में, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, अब डच ने इसके बाद 1610 में अपना दूसरा फैक्ट्री कहाँ पे बनाया था? पुलिकट में बनाया था। दूसरा फैक्ट्री कहाँ पे बनाया था? पुलिकट में बनाया था। अब जैसे कि आपको देखना मिलता है कि ब्रिटिशर्स भी आएंगे अभी और कई सारे फोर्टिफिकेशन करते हैं, किलाबंदी करने का काम करते हैं, लेकिन डच लोग ऐसे नहीं थे। डच लोगों ने कहीं पे भी जो है फोर्टिफिकेशन या किलाबंदी करने का काम, सेना को रखने का काम, बाउंड्री बनाने का काम, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो डच डिड नॉट फोर्टिफाई एनी, ये एनी है, एनी टाउनशिप, इन्होंने किसी भी टाउनशिप को फोर्टिफाई करने का काम, किलेबंदी करने का काम नहीं किया। केवल और केवल इनकी एक ही टाउनशिप थी जिसे इन्होंने फोर्टिफाई किया था, किलाबंदी किया था, वो था पुलिकट। पुलिकट में ही इन्होंने अपने एक फोर्ट का निर्माण, मतलब किले का निर्माण कराया था। तो पूछ लिया जाता है डच लोगों ने किस किले का निर्माण कराया, या फिर डच लोगों ने कहां पर किले का निर्माण कराया? तो आंसर हो जाएगा पुलिकट में किले का निर्माण करवाया था, और उस फोर्ट का नाम क्या था? गैलेरिया, फोर्ट ऑफ गैलेरिया इन पुलिकट। इसके अलावा इन्होंने पुलिकट में एक मिंटिंग प्रेस भी ओपन की थी, है ना। आपका मिंटिंग प्रेस क्या होती है? जहाँ पे सिक्के छापे जाते हैं, जो टकसाल बोल सकते हैं ना, आप टकसाल बोलते हैं, कॉइन प्रिंट करना। कॉइन प्रिंट करने के लिए जो मिंटिंग प्रेस है वो इन्होंने पुलिकट में ओपन की थी। किसने? डच लोगों ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिएगा इन्होंने पुलिकट में मद्रास के निकट 1610 में इसको एक्वायर किया, इस पे कब्जा किया और अपना फोर्ट भी बनाया, और इस फोर्ट का नाम क्या था? इस फोर्ट का नाम था गैलेड्रिया। ठीक है, इतनी चीजें। अब आगे बात करते हैं। अब ये लोग तो व्यापार कर रहे थे अपना स्पाइसेस का, कॉटन का। अगर मैं देखूं कि कॉटन को या सूती वस्त्र के व्यापार को बढ़ावा देना, कि सूती वस्त्रों का व्यापार जो है वो भारत से किया जाएगा, कॉटन इंडस्ट्री को जो बढ़ावा देने का काम किया है, या फिर जो हमारे कॉटन टेक्सटाइल की जो ट्रेडिंग करने का काम किया है, सबसे ज्यादा वो किसने किया है? डच लोगों ने। डच ने ही भारत के सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया है, इस बात को याद रखना है। ठीक है ना, डच लोगों ने। अगली बात करते हैं। अब ये मसालों का व्यापार कर रहे हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को संभालने का काम कर रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स भी पीछे से आ जाते हैं। तो ब्रिटिशर जब पीछे से आ जाते हैं तो यहाँ पे जो स्पाइस ट्रेड है, जो मसालों का व्यापार है, जो इंग्लिश
ट्रेडर्स होते हैं, इंग्लिश मर्चेंट होते हैं, वो यहाँ पे इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं। तो डच लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसा कि मैंने बताया, डच लोग ट्रेडिंग कहाँ से कर रहे हैं, तो डच लोग स्पाइसेस की ट्रेडिंग कहाँ से कर रहे हैं, इंडोनेशिया से कर रहे हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे कर रहे हैं ट्रेडिंग, इंडिया से कर रहे हैं। तो जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडोनेशिया पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने स्पाइस की ट्रेडिंग पे इंटरफेरेंस करना शुरू किया, तो ये बात डचों को समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, बुरा मान गए ये लोग। और जब बुरा मान गए तो यहाँ पर देखिएगा, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, यहाँ पर आप देखो, अगर मैप में देख पा रहे हो तो अम्बोन लिखा हुआ है ना, अम्बोन, AMBON, अम्बोन लिखा हुआ है ना, यहाँ की बात मैं कर रही हूँ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एम्बोयान भी बोलते हैं। 1623 में क्या होता है, 1623 में लगभग 21 ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें मेंस भी होते हैं, वीमेंस भी होते हैं, उन सबको मार दिया जाता है डचों के द्वारा, जिसको हम एम्बोयन मैस्कर के नाम से भी जानते हैं। ये घटना यहाँ पे घटित हो जाती है, जिसके बाद ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडोनेशिया से चले जाते हैं और पूरा फोकस अपना इंडिया में करने लगते हैं, इंडिया के व्यापार को संभालने लगते हैं। ये घटना होती है, लेकिन अब कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हो चुके हैं डच और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो अब ब्रिटिशर्स भी बदला तो लेंगे ही लेंगे। ब्रिटिशर्स बदला लेंगे, बदले की कहानी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, बदले की आग को भी बुझा देंगे, लेकिन पहले कुछ और बातें यहाँ पे सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, मसूलीपट्टनम में। अगली फैक्ट्री इन्होंने पुलिकट में लगाई, पुलिकट में मिंटिंग प्रेस भी बनाई इन्होंने। उसके बाद आप देखेंगे सूरत, सूरत के अलावा विमलीपट्टनम, करईकल, चिंसूरा है ना, कासिम बाजार, बालसौर, इन सारे एरियाज़ में भी, कोचीन, इन सारे एरियाज़ में भी डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। डचों ने अपनी जो बंगाल में पहली फैक्ट्री लगाई थी वो पीपली में लगाई थी। बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी डचों ने, पीपली में लगाई थी। अब कहाँ से वो किस चीज़ का व्यापार करते थे वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली जो डच लोग थे वो किस किस चीज़ की ट्रेडिंग करते थे, तो आप लोग ने इतना तो समझ लिया कि कॉटन की ट्रेडिंग करते थे, आपके टेक्सटाइल के लिए काफ़ी जाने जाते थे डच, ठीक है ना। कहाँ से, बंगाल से और गुजरात से। फिर इंडिगो, जो आपका नील होता है ना, नील, इंडिगो की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी यमुना वैली में और सेंट्रल इंडिया में, और वहाँ से ट्रेडिंग की जाती थी। फिर सॉल्ट पीटर, जो आपको सोरा बोलते हैं ना, सोरा, वही सोरे की बात कर रहे हो मैं यहाँ पे। सॉल्ट पीटर फ्रॉम बिहार, बिहार से ट्रेडिंग किया करते थे। और ओपियम, ओपियम और राइस की ट्रेडिंग गंगा वैली से किया करते थे। तो ट्रेडिंग किस किस चीज़ की हो रही है, तो ट्रेडिंग आपको हो रही है यहाँ पे इंडिगो की, याद रखेंगे इंडिगो। इसके अलावा कॉटन, कॉटन के अलावा मसाला भी हम देखेंगे, मसाले के अलावा आप देखेंगे ओपियम, ओपियम और राइस, ओपियम और राइस के अलावा सिल्क, सिल्क के अलावा सॉल्ट पीटर, आपका जो है यहाँ पे सोरा बिहार से। इन सारी चीज़ों की ट्रेडिंग जो है वो डच किया करते थे। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन हम समझते हैं। तो क्वेश्चन समझने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, इंडिगो को कहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, तो इंडिगो को एक्सपोर्ट किया जाता था मसूलीपट्टनम, और मसूलीपट्टनम वही जगह है जहाँ पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। अब बात करते कॉटन टेक्सटाइल, तो डच जो है वो मेनली कॉटन टेक्सटाइल ही किया करते थे। इंडिया में ट्रेडिंग किसकी करते थे, कॉटन टेक्सटाइल की करते थे। कॉटन टेक्सटाइल की ट्रेडिंग कहाँ से की जाती थी, तो आपको पता है हमारे देश में दो यहाँ पे कोस्ट है, ये आपका कहलाता है मालाबार कोस्ट, ये आपका क्या कहलाता है, मालाबार कोस्ट। और ये सेकंड वाला जो ईस्टर्न कोस्ट है इसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो कोरोमंडल कोस्ट से ये लोग कॉटन टेक्सटाइल की ट्रेडिंग किया करते थे। वहीं मालाबार कोस्ट से ये लोग स्पाइसेस या मसाले की ट्रेडिंग किया करते थे। बेसिकली इनका ज़्यादा कंसंट्रेशन तो इंडोनेशिया में था, लेकिन अगर भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो मालाबार कोस्ट से ये लोग मसालों की ट्रेडिंग किया करते थे। पहली डच फैक्ट्री बंगाल में कहाँ लगी थी, पीपली में लगी थी 1627 में। बाद में इसको बालासोर में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिक्लाइन, कैसे ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हुआ। तो उसके दो बैटल होते हैं, दो बैटल के ऊपर हमें बेसिकली चर्चा करनी है। कौन कौन सा बैटल, तो पहला बैटल हम बात करते हैं यहाँ पे बैटल ऑफ कोलाचिल। देखिए ये बैटल ऑफ कोलाचिल जो है वो अगस्त में होता है 1741 में। और ये जो कोलाचिल एरिया है बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो साउथ आपको तमिलनाडु का रीजन है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा त्रावणकोर में। तो त्रावणकोर के राजा थे राजा मार्तंड वर्मा, और राजा मार्तंड वर्मा की लीडरशिप में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया गया था 1741 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, और इसी हार का फ़ायदा फिर ब्रिटिशर्स ने उठाया, और फिर बाद में बैटल लड़ी गई, बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है। तो पहली बैटल कौन सी हुई थी, तो 1741 में पहली बैटल लड़ी जाती है बैटल ऑफ कोलाचिल, ठीक है। ये बैटल जो है वो अंडर द राजा मार्तंड वर्मा
किंगडम जो राजा थे त्रावणकोर के, उनकी लीडरशिप में लड़ी जाती है और यहाँ पे डच की प्रेजेंस को साउथ इंडिया में ख़त्म करने का काम कर दिया जाता है। ठीक है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें बुरी तरीके से हारती है और काफ़ी लॉसेज उनको सहने पड़ते हैं। इसी लड़ाई का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स ने जो है वो लड़ाई करी डचों के साथ। कब? 1759 में, जिसे हम बैटल ऑफ बेदरा कहते हैं। इसे बैटल ऑफ चिंसुरा के नाम से भी जाना जाता है। तो बैटल ऑफ बेदरा या बैटल ऑफ चिंसुरा दोनों एक ही हैं। ये कब की बात है? 1759 में लड़ी जाती है। ब्रिटिशर्स और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी जाती है, जिसमें डचों की हार होती है और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और जब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, डचों की हार होती है, तो डचेस की जो कॉलोनीज या फिर उनकी जो फैक्ट्रीज है वो बहुत लिमिटेड एरिया में ही रह जाती हैं। और फाइनली फिर 1824 में क्या होता है? 1824 में डच और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, एक सेटलमेंट होता है। और सेटलमेंट में ये कहा जाता है कि जो डच होते हैं वो अपनी सारी की सारी फैक्ट्री, जितनी भी फैक्ट्री इंडिया में डचों की थी, वो सारी की सारी फैक्ट्री वो दे देते हैं किसको? बेच देते हैं। किसे दे देते हैं? वो ब्रिटिशर्स को। सारी फैक्ट्री किसको दे दी? ब्रिटिशर्स को दे दी। और वहीं पर कहा गया कि ब्रिटिशर्स की जो भी फैक्ट्री इंडोनेशिया में है वो किसको दे दी गई? डचों को दे दी गई, जिससे उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएं। इस तरीके से डच जो कंपनी होती है उनका फॉल देखने को मिलता है आपको इंडिया में। आई थिंक आपको पूरी पिक्चर यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब कुछ और वन लाइनर बन सकते हैं, वो हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे ब्रिटिशर्स आते हैं हमारे देश में, या फिर आपने देखा पोर्चुगल्स हमारे देश में आते हैं, तो जो पोर्चुगल कंपनी है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके हेड को आप गवर्नर बोलते हैं ना। आप गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय आप बोलते हैं, ये बातें आपको पता होंगी। लेकिन जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, डच फैक्ट्रीज के जो हेड होते हैं उन्हें फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर क्या है? तो फैक्टर जो है वो डच फैक्ट्रीज के हेड को फैक्टर कहा जाता है। फैक्टर किसे कहते हैं? डच कंपनीज के हेड को फैक्टर कहते हैं। हम हमेशा पढ़ते हैं कि पोर्चुगल पहले यूरोपियंस थे जो भारत आए, लेकिन डच पहले यूरोपियंस थे जो भारत से गए। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू लीव इंडिया? तो आंसर हो जाएगा डच। डच पहले थे जो कि भारत को छोड़कर गए थे। ठीक है, विच प्लेस वॉज द मेन सेंटर ऑफ डच ऑपरेशन? डच ऑपरेशन का मेन सेंटर मैंने बताया था आपको, इंडोनेशिया है। हु वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स इन द बैटल ऑफ बेदरा? तो बेदरा की लड़ाई में, बेदरा के बैटल में किसकी हार हुई थी? डचों की हार हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ये ईयर याद रखेंगे, 1759 है। यहाँ पे ये 95 आगे पीछे हो गया। ये 1759 में बैटल ऑफ बेदरा लड़ी गई थी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड डचेस, और डचेस की हार यहाँ पर हुई थी। क्लियर? तो ये थी डचेस की कहानी। अब अंत में बस 5 मिनट दे दीजिए, हम डेनिश को यूं निपटा देंगे। ठीक है ना, आए और गए हैं ये लोग बस, मतलब ज़्यादा इनका कोई कंसंट्रेशन या ज़्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया इंडिया में ट्रेडिंग करने के ऊपर, क्योंकि वो देख रहे थे इंडिया में तो पहले से ही डचेस लड़ रहे हैं, फ्रांसीसीज लड़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं, पोर्चुगल्स लड़ रहे हैं, अब हम भी लड़के क्या करेंगे। तो ये चुपचाप अपनी थोड़ा बहुत फैक्ट्री रन किया। जब इनको कुछ समझ में नहीं आया तो अपनी सारी की सारी फैक्ट्री ये लोग ब्रिटिशर्स को बेच दी और चले गए चुपचाप। ठीक है, लेकिन अगर हम डेनिश फैक्ट्रीज के बारे में बात करें कि इन्होंने कहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप किया था, तो बेसिकली आप साउथ इंडिया का रीजन देखेंगे। साउथ इंडिया के अलावा बंगाल का कुछ रीजन देखेंगे और निकोबार आइलैंड देखेंगे। तो निकोबार आइलैंड में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप किया था। किसने? डेनिश ने। और डेनिश लोग कहाँ से आए थे? तो ये लोग डेनमार्क से आए थे। ये लोग कहाँ से आए थे? तो डेनमार्क के रीजन से डेनिश आए थे। ठीक है, डेनिश लोग कब आते हैं? तो 1620 में भारत आते हैं। 1620 में डेनिश जो है वो भारत में आते हैं, जबकि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में 1616 में फॉर्म होती है और 1620 में ये लोग भारत आते हैं। व्यापार करने के लिए ही आते हैं, ट्रेडिंग करने ही आते हैं, और जब ट्रेडिंग करने आएंगे तो अपनी पहली फैक्ट्री भी बनाएंगे। सो ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाते हैं? त्रावणकोर में। ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में त्रावणकोर में सेटअप करते हैं। और अगली जो फैक्ट्री इन्होंने 1676 में बनाई थी वो शेरमपुर में बनाई थी, शेरमपुर बंगाल। और शेरमपुर बंगाल की जो फैक्ट्री थी यही इनका हेडक्वार्टर था, यही इनका हेडक्वार्टर था। ठीक है, लेकिन अपने आप को स्ट्रांगली सेटअप नहीं कर पाए ये लोग इंडिया में। और फाइनली 19th सेंचुरी तक आते आते ये लोग अपने सारे के सारे सेटलमेंट, अपने सारे की सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो ब्रिटिशर्स को बेचकर हमारे देश को छोड़कर चलेगा। और ये घटना आती है 1845 में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कब डेनिश लोगों ने अपनी सारी फैक्ट्री ब्रिटिशर्स को बेच दी और भारत से चलेगा, तो आंसर हो जाएगा 1845, 1845 में ये लोग चले गए। अब अगली बात, यहाँ पे शेरमपुर जो है, जैसा कि मैंने कहा बंगाल में है, इसे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। इन्होंने शेरमपुर में एक मिशन प्रेस की स्थापना भी की थी 1799 में। बस इतनी ही बातें आपको डेनिश के बारे में पता होनी चाहिए।
क्लियर है। अंत में बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। रुकिएगा, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट आपको बतानी है, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द बैटल ऑफ कोलासिल। कोलासिल बैटल के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का प्रश्न है, ठीक है। यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर से उठाया गया प्रश्न है, लेकिन अब आपके लिए बड़ा आसान सा हो गया होगा क्योंकि आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को देखा है। क्वेश्चन ये कहता है द किंगडम ऑफ त्रावणकोर एंड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट द बैटल ऑफ कोलासिल। बैटल ऑफ कोलासिल जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा है जो त्रावणकोर के, उनके बीच में हुआ था। द फाइट एंडेड इन लीजेंडरी त्रावणकोर विक्ट्री। इसमें त्रावणकोर की जीत हुई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी हार हुई थी। कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, रिप्लाई भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, टू द पॉइंट बातें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रख के बताई गई हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। अंत में एक छोटी सी जानकारी, जो पोर्चुगल का सेक्शन मैंने कवर किया इसके पहले का जो वीडियो है उसमें एक छोटी सी जानकारी मिस आउट हो गई थी, वो यहाँ पे कवर कर दी है कि पोर्चुगल जब भारत आए थे तो अपने साथ वो क्या क्या लेकर आए थे, मतलब किसके लिए पोर्चुगल को जाना जाता है। पोर्चुगल ब्रॉड वेरियस क्रॉप इन इंडिया। कौन कौन सी फसलों को भारत में ये लेकर आए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ तंबाकू या टेबैको, ठीक है। तो टेबैको को लेकर आए थे, तंबाकू को लेकर आए थे, मक्का को लेकर आए थे। इसके अलावा टमाटर के अलावा आप देखेंगे आलू के अलावा आप देखेंगे केशू, ठीक है, काजू। ये कुछ क्रॉप्स है जिनको लेकर आने का क्रेडिट किसे दिया जाता है, पोर्चुगल्स को दिया जाता है, क्योंकि ये लोग बेसिकली कैश क्रॉप को ही प्रमोट करने का काम करते थे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्लीज आप इसे याद रखेंगे, नोट डाउन कर लें, पोर्चुगल वाला जो सेक्शन था वहां पर, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।